जादुई फ्रॉक का जादू। एक छोटे से गांव में रचना अपनी माँ बिमला और पिता नील के साथ रहा करती थी। रचना को पढ़ाई करने का बहुत शौक था और वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। लेकिन रचना के पिता बहुत ही निकम्मे किस्म के इंसान थे। वो ना कोई काम करते, बस 24 घंटे नशे की हालत में पड़े रहते। रचना की माँ दूसरों के घर में साफ सफाई और खाने बनाने का काम किया करती थी। लेकिन बिमला जो भी पैसे कमा कर लाती, वो सभी पैसे अनिल उससे मारपीट करके जबरदस्ती उससे ले लिया करता था। उन पैसों को लेकर या तो वो जुए में हार जाता या शराब में उड़ा देता। एक दिन अपनी माँ की इतनी बुरी हालत को देखकर रचना अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी हर रोज शराब पी कर आते हैं और आपके साथ कितनी मारपीट करते हैं। माँ, मुझसे ये और सब बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग एक घर में दिन रात काम करके इतने पैसे मेहनत से कमाती हो और पिताजी आपको मारकर आपसे वो पैसे छीन लेते हैं। माँ, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आप भी कब तक सहती रहेंगी? माँ, मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह पढ़ना है। लेकिन माँ, घर की इस हालत में मैं कैसे पढ़ पाऊंगी? अपनी बेटी को इतना दुखी देखकर बिमला उससे बोलती है, हाँ बेटी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। लेकिन तुम्हारे पिता मेरे पास 1 रुपया नहीं छोड़ते। वो तो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से कुछ बचा कुचा खाने को मिल जाता है, वरना तुम्हारे पिता की चले तो हमें भूखा ही मार दे। आज ही मुझे पगार मिली है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पिता को पता चलेगा वो मुझसे ये भी छीन लेंगे। अगर मैं मना भी करूंगी तो बेटी तुम तो जानती हो मुझे कितना मारेंगे। अब बेटी तुम ही बताओ, मैं और क्या कर सकती हूँ। आखिर माँ, आप ये कब तक अत्याचार सहती रहेंगी? अब जमाना बदल चुका है। मेरी मानो, अब हम इस घर को और पिताजी को दोनों को छोड़ देना चाहिए। आखिर इस घर में हमें गाली और मार के अलावा मिलता ही क्या है? और रही बात सर छुपाने की, तो हम कहीं झोपड़ी में जाकर रह लेंगे। कम से कम पिताजी के अत्याचार से छुटकारा तो मिल जाएगा। अपनी बेटी की बातों को सुनकर बिमला को भी थोड़ा हौसला मिलता है और वो बोलती है, हाँ बेटी, तू ठीक कह रही है। बस अब बहुत हो गया। अब इस शराबी इंसान और इस घर को छोड़ देने में ही भलाई है। आखिर कब तक इतना जुर्म सहते रहेंगे। तो बिल्कुल ठीक कह रही है रचना, हम आज ही इस घर को छोड़ देते हैं और कहीं दूर जाकर रहने लगेंगे। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर ही रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ अनिल नशे की हालत में झूमता हुआ आता है और आकर बिमला से कहता है, चल जल्दी से पगार के पैसे निकाल। मुझे सब पता चल गया है, आज तुझे मजदूरी मिली है ना। चल अब जल्दी से पैसे दे, मुझे शराब पीने जाना है। नहीं नहीं, आज मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगी, चाहे आप मुझे कितने ही मार लीजिए। आज मैं आपको एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाली। ये मेरे खून पसीने की कमाई है। मैं आपको ऐसे शराब और जेब में अपने पैसे नहीं बढ़ाने दे सकती। चले जाओ यहाँ से, आज से मैं आपको 1 पैसा नहीं दूंगी। बिमला की बात सुनकर अनिल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, आज तो तेरी जुबान बहुत तेज चल रही है। पिछली बार की पिटाई याद नहीं है क्या? अभी रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। बस इतना कहकर अनिल बिमला की बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है। बेचारी रचना एक कोने में खड़ी हुई अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रहती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अनिल एक शराबी और आवारा इंसान था। वो अपनी बेटी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अनिल बिमला को अधमरा कर कर छोड़कर चला जाता है। तभी रचना अपनी माँ के पास आती है और उसे उठाकर रोते हुए कहती है, माँ, चलो उठो, अभी पिताजी बाहर गए हैं। इससे पहले पिताजी वापस आए, हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए, वरना ये हमें जीते जी यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। इसके बाद बिमला और रचना अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चली जाती हैं। चलते चलते वे दोनों बहुत दूर निकल जाती हैं। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। दोनों झोपड़ी के अंदर जाकर देखती हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। और माँ, लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता, शायद हमें भगवान ने रहने के लिए ठिकाना दे दिया है। फिर दोनों माँ बेटी उसी झोपड़ी में रहने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बिमला भी वहाँ के आसपास के घरों में काम करना शुरू कर देती है और काम करके जो पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा आराम से हो जाता है। अब दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी। और एक दिन बिमला अपनी बेटी रचना से आकर कहती है,
रचना बेटा, तुम्हारे फैसले की वजह से आज हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल हो गई है, और आज हम तुम्हारी वजह से ही अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं। मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था ना, मैंने पास ही के स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा दिया है। अब तुम भी पढ़ने जा सकती हो। अपनी माँ की बात सुनकर रचना बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं भी स्कूल जा सकती हूँ। माँ आप थक गई होंगी, आप मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। अगले दिन बिमला काम करने के लिए जाती है और रचना स्कूल चली जाती है। रचना आज अपने स्कूल में सभी बच्चों के साथ पढ़ाई करके बहुत खुश थी, लेकिन ना जाने रचना की खुशियों को किसकी नजर लग गई। शाम को जब बिमला काम करके घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर खड़े कुछ लोग बिमला को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। रचना को जब इस बात का पता चलता है तो वो भागे भागे अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के दौरान उसकी माँ की दोनों टांगे कट चुकी है, अब वो कभी नहीं चल सकती। ये सुनकर रचना अपनी माँ से रोती हुई कहती है, माँ आपके साथ ये क्या हो गया, अब आप कभी नहीं चल पाएंगी। लेकिन माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी, मैं आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। बस इतना कहकर रचना फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर बिमला उससे बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटी, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। भगवान ने मुझे अपाहिज बना दिया, अब घर का खर्चा, स्कूल का खर्चा कैसे चलेगा। माँ आप परेशान मत होइए, अब आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, अब मैं अपना और आपका ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। माँ आपको पता है, मैंने गांव में एक काकी से सिलाई का काम सीखा था, अब मुझे अच्छे से सिलाई का काम आता है। अब मैं एक सिलाई का काम शुरू करूंगी और उसी से अपने घर का गुजारा चलाऊंगी। बस अब मुझे एक सिलाई मशीन की जरूरत है। रचना बेटी, मेरे पास मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी पायल बची हुई है, तू उसे ही बेचकर अपनी एक सिलाई मशीन खरीद लेना, क्योंकि अब वो पायल तो मेरे किसी काम की नहीं रही। इतना बोलकर बिमला रोने लगती है। फिर अगले दिन रचना अपनी माँ की पायल बेचकर अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद कर ले आती है। और अगले दिन जब रचना स्कूल जाती है तो अपनी कुछ सहेलियों से जाकर कहती है, राधा और रूपा, तुम्हें पता है मुझे बहुत ही अच्छी सिलाई करनी आती है, अगर तुम में से कभी भी किसी को नए कपड़े बनवाने हो तो मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत ही अच्छी लहंगे और फ्रॉक बनाना आता है। रचना की बात सुनकर उन्हीं में से राधा नाम की लड़की बोलती है, सच में रचना, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़ाई के साथ साथ सिलाई में भी बहुत अच्छी हो। रचना, कुछ ही दिनों में मेरी बहन की शादी है और मेरी बहन की शादी में सबको एक जैसा ही फ्रॉक पहनना है, क्या तुम एक ही जैसे 50 फ्रॉक तैयार कर सकती हो? और हाँ रचना, अगर तुम्हारे फ्रॉक मुझे अच्छे लगे तो मैं मेरे मामा के शोरूम में तुम्हें और बड़ा काम दिलवा दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं राधा, तुम निश्चिंत रहो, मैं 10 दिन के अंदर ही 50 फ्रॉक सिलवा दे दूंगी। देखना, फ्रॉक को देखकर तुम्हारे सारे रिश्तेदार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। इतना बोलकर रचना खुशी खुशी घर आ जाती है और अपनी माँ को फ्रॉक के 50 ऑर्डर के बारे में बताती है। ये सुनकर उसकी माँ खुश होकर उससे कहती है, अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इतनी जल्दी तुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, वरना मुझे तो लगा था तुझे भी अब मेरी वजह से भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन अब इस ऑर्डर की मदद से तुम अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखोगी और घर का गुजारा भी अच्छे से चला लोगी। रचना अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसी दिन से फ्रॉक सिलने में लग जाती है। रचना सुबह को घर का काम खत्म करने के बाद स्कूल जाती और स्कूल से आकर फ्रॉक बनाने में जुट जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और समय से एक दिन पहले ही रचना 50 फ्रॉक बनाकर तैयार कर देती है और अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, मैंने कितने अच्छे फ्रॉक बनाए हैं। माँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे फ्रॉक बना सकती हूँ मैं। इन फ्रॉक को देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। माँ, अगर राधा को ये फ्रॉक अच्छे लगे तो हमें इसके बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। रचना अपनी माँ से ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी अनिल उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है और वहीं छुपकर उन दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेता है और अपने आप से बोलता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। अब देखना मैं तुम लहंगे को जलाकर कैसे राख करता हूँ।
तुम लोग इतनी आसानी से मुझे छोड़कर इतनी खुशी से नहीं रह सकते। ऐसा सोचकर अनिल बहुत खुश होता है और रात होने का इंतजार करने लग जाता है। जैसे ही रात होती है, अनिल चुपके से ही घर में जाकर रचना के सारे लहंगे जला देता है। लेकिन रचना अपने पिता को ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनिल भी वहां से भाग जाता है। अपनी फ्रॉक को जलता हुआ देखकर रचना फूट फूट कर रोने लग जाती है। आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आप हमें खुशी से रहने क्यों नहीं देते? अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनकर बिमला भी वहां जाती है। रचना, ये सब कैसे हुआ? अभी तो ये सब सही सलामत रखे हुए थे। माँ, पिताजी ने सारे फ्रॉक जला दिए। उन्हें ऐसा करते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ, कल तो राधा की बहन की शादी है। उसने मुझ पर इतना भरोसा कर मुझे ये सारे ऑर्डर दिलवाए थे। अगर मैं समय से फ्रॉक नहीं दे पाई तो माँ क्या होगा? माँ आज के बाद फिर मुझे कोई काम नहीं देगा, ना मुझे कोई कपड़े सिलवाएगा। अब मैं क्या करूँगी माँ? रचना, अभी समय है, तुम राधा के पास जाओ और उसे जाकर सारी सच्चाई बता दो। मुझे यकीन है बेटी, वो तुम्हारी सारी बातें जरूर समझेगी। जाओ बेटी, देर मत करो। अपनी माँ की बात सुनकर रचना राधा के घर की ओर निकल जाती है। लेकिन रचना इतनी दुखी थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जा रही है, और भटकते भटकते वो एक जंगल में पहुंच जाती है। खूब देर चलने के बाद वो जंगल से निकल नहीं पाती। अरे, मैं ये कहाँ फंस गई हूँ? कुछ ही देर के बाद राधा भी घर आ जाएगी, सोचेगी कि मैंने फ्रॉक नहीं सिले। हे भगवान, मैं क्या करूँ? बस इतना सोचकर रचना रोने लग जाती है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटी, तुम रो क्या रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। आवाज सुनकर रचना चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। ये देखकर रचना बहुत डर जाती है और बोलती है, अरे, यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? सामने आओ। रचना के इतने बोलते ही वहाँ एक जादुई पेड़ प्रकट हो जाता है और वो पेड़ बोलता है, बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए प्रकट हो गया। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। इसके बाद रचना जादुई पेड़ को अपनी सारी बातें बता देती है कि कैसे उसके पिता ने उसके सारे बनाए हुए फ्रॉक को जला दिया और कुछ समय पहले उसकी माँ भी पाइज हो गई। अब सारे घर की जिम्मेदारी रचना के ही ऊपर थी। पेड़ को यह सारी बात बताते हुए रचना रोने लग जाती है। रचना को रोते हुए देखकर पेड़ उससे बोलता है, तुम रो मत बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगा। पेड़ इतना बोलकर वहाँ एक जादुई लहंगा प्रकट करता है और रचना को देता हुआ कहता है, बेटी, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये एक जादुई फ्रॉक है जो तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। ये आसमान से आया हुआ बहुत ही खास जादुई फ्रॉक है। तुम जो चाहो इससे मांग सकती हो। ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा, लेकिन ये तुम्हारी मदद केवल तब तक ही करता रहेगा जब तक तुम इसका कोई गलत फायदा नहीं उठाती। जादुई फ्रॉक को देखकर रचना बहुत खुश हो जाती है और जादुई पेड़ का धन्यवाद कर खुशी खुशी अपने घर जल्दी से आ जाती है और आकर अपनी माँ को जादुई फ्रॉक और पेड़ के बारे में सारी बातें बता देती है। यह सुनकर बिमला भी बहुत खुश होती है। इसके बाद रचना सबसे पहले जादुई फ्रॉक से कहती है, ए जादुई फ्रॉक, तुम मेरी माँ के पैर पहले जैसे ठीक कर दो। रचना के इतने बोलते ही बिमला के दोनों पैर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और इसके बाद रचना उस जादुई फ्रॉक से राधा के लिए 50 फ्रॉक मांगती है। रचना के बोलते ही तुरंत बाद वहाँ 50 सुंदर सुंदर फ्रॉक प्रकट हो जाते हैं। कुछ ही देर में अपने फ्रॉक को लेने के लिए राधा भी वहाँ जाती है और वहाँ इतने सारे एक ही जैसे सुंदर सुंदर फ्रॉक देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है और रचना से बोलती है, अरे वाह रचना, तूने तो कमाल ही कर दिया। ये फ्रॉक तो इतनी ज्यादा सुंदर है कि जो भी इन फ्रॉक को देखेगा देखते ही रह जाएगा और तुमसे ही अपने फ्रॉक और लहंगा सिलवाने आया करेगा। और हाँ, मैं अपने मामा से भी तुम्हारे लिए एक नई ऑर्डर की बात करूंगी। मुझे पूरा यकीन है उन्हें भी तुम्हारा काम बहुत पसंद आएगा। रचना, ये लो तुम्हारे पैसे। राधा की बात सुनकर रचना बहुत खुश होती है और पैसे देने के बाद राधा अपने सारे फ्रॉक को लेकर गाड़ी में रखकर वहां से चली जाती है। इसके बाद रचना अपनी माँ से बोलती है,
माँ, क्यों ना मैं जादुई फ्रॉक से पिताजी को उनके किए की सजा भी दिला दूं? नहीं बेटी, अगर तुम भी गलत काम करोगी तो तुम में और तुम्हारे पिता में क्या फर्क रह जाएगा। वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन तुम कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना। अपनी माँ की बात सुनकर रचना बात समझ जाती है और वो बोलती है, आप सही कह रही हो माँ। कोई इंसान कैसा भी हो, लेकिन हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और शायद हमारी ईमानदारी और अच्छाई के कारण ही हमें जादुई फ्रॉक मिला है। इसके बाद रचना जादुई फ्रॉक से एक घर और अपनी जरूरत का सारा सामान मांग लेती है। अब रचना के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अगर उसे किसी चीज की जरूरत महसूस होती तो वो जादुई फ्रॉक से मांग लेती। जादुई फ्रॉक की मदद से रचना और उसकी माँ बिमला खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या रचना को अपने